हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य को डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने राज्यपाल डिस्कस कर लिए थे, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद को भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप देखें और हमने आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना दी है लूसेंट की बुक से, तो उसको जाके आप सारा देख सकते हैं और आसान तरीके से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे हम ज्यादा देरी ना करते हुए। तो इसमें बात करेंगे राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां उनको प्रदान की गई है और क्या क्या उनको कार्य सौंपे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्यपालिका संबंधित कार्य। तो कार्यपालिका संबंधित क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं? तो राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका, राज्य के समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, याद रखना है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करता है तथा उन्हें उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। उनके पद की और गोपनीयता, याद रखना, यह शब्द का यूज किया गया भारतीय संविधान में। गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी जैसे कि मुख्य सचिव, जो स्टेट का मुख्य सचिव होता है, उसको भी शपथ दिलाता है। महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, उसको भी शपथ दिलाता है, हमने पढ़ चुके हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग यानी जो स्टेट पीसीएस, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ अन्य सदस्य की नियुक्ति भी करता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ जो जो लिखा हुआ है उनको देख लो कि नियुक्ति इनके सदस्यों की, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक नोट लिख रखा है, उसको देखेंगे। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकता। जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल नहीं हटाता, न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति ही हटाता है लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। तो याद रखना है, यह अनुच्छेद 317 के तहत यह बात लिख रखी है। राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है कि ये परामर्श है इनको नियुक्त करने वाले, अनुच्छेद 217(1) के तहत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना है। जबकि उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। अब आगे बात करेंगे और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल एक अधिकारी है, वह राज्य के प्रशासन से संबंध में मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त करे। तो राज्यपाल एक अधिकारी होता है, राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे, उसका काम है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। देखो, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का शासन चलाता है, क्योंकि राज्य की सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चले जाती है। तो आपने पढ़ा होगा ये। यह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का, जिस राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग यानी 6ठा भाग सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। तो 1/1/6 भाग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है राज्य विधान परिषद में, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से करता है। तो देखिए, यहां पे 6 की बात की गई है, विज्ञान, साहित्यिक, कला,
विज्ञान साहित्यिक कला 3 हो गया, समाज सेवा सहकारी आंदोलन आदि से करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जैसे हमने राज्यसभा पढ़े थे, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसी प्रकार यहां पे राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 भाग यहां अनुच्छेद 171(5) के तहत याद रखना है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा में संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि जब राज्यसभा में जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वहां पे सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है, यहां पे सम्मिलित है ना। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5, वहां पे 4 चीजों से की जाती है और यहां पे 5 है, सहकारी आंदोलन भी जुड़ा हुआ है। ये समझने वाली बात है। तो अब बात करेंगे हम विधायी अधिकार। तो राज्यपाल के क्या क्या विधायी अधिकार है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो राज्यपाल विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में लिख रखा है कि राज्यों में एक विधानमंडल होगा। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के बारे में लिख रखा है। तो विधानमंडल के 3 भाग होते हैं, यानी 3 अंग होते हैं दोस्तों। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, वैसे ही विधानमंडल होता है राज्य में, जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, उसके भी 3 अंग होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है विधानसभा। विधानसभा निम्न सदन होता है, छोटा सदन होता है। एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन होता है। और एक होता है राज्यपाल या गवर्नर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो विधानमंडल के 3 अंग है। तो उसी प्रकार यहां बताया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 168 में लिख रखा है विधानमंडल के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 168 के बाद 69 में विधान परिषद के बारे में, क्योंकि उच्च सदन है। और 70 अनुच्छेद 170 में किसके बारे में? अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। अभी तो यहां देखिए आप, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहन कराता है और उसका सत्रवासन करता है। यानी सत्र जो होते हैं, सत्र का उद्घाटन और सत्र की समाप्ति भी करता है राज्यपाल। उसका विघटन भी कर सकता है। उसका विघटन यानी होगा कि नहीं होगा, उसका विघटन भी कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है। तो विधानसभा के जो अधिवेशन होते हैं उसको भी बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन जब होता है, जब वहां पे कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है, बैठता है वहां पे और देखता है कैसा क्या है रोल करके। तो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है राज्यपाल। हमने राष्ट्रपति के टाइम पे ही पढ़े थे, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब राष्ट्रपति वहीं रहता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा अयोग्य तथा प्रश्न उत्पन्न होता है तो आयोग संबंधित विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। राज्यपाल करता है लेकिन चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। तो देखो ये समझने वाली बात है। यहां पे हो गया विधानसभा, विधान परिषद और ये हो गया राज्यपाल, है ना। तो यहां से पास होने के बाद यहां जाएगा और यहां से जब पास हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विधेयक। लेकिन जैसे ही राज्यपाल की सिग्नेचर हो जाती है तो वो एक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। तो वहां पे वही बात की गई है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब पारित हो जाता है विधानमंडल से तो वो विधेयक कहलाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम, एक्ट या कानून बनता है ना। तो बहुत सरल है ये। यदि विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय को, यदि विधानसभा में अंगल भारतीय जो समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय को, तो देखिए दोस्तों, यदि विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। एक सदस्य को कर सकता है। तो अनुच्छेद 323 में विधानसभा में अंगल भारतीय लोगों के आरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 333 के तहत अंगल भारतीय के एक समुदाय को राज्यपाल राज्य में नॉमिनेट कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति 2 को करता है उसी प्रकार। आगे चलेंगे, समझ में आ गया ये। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में, जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभा वाली जम्मू कश्मीर है, तो उसमें 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल
जात करता है। नाम जात का मतलब ही नामिनीत होता है, नामिनीत या मनोनीत या नॉमिनेटेड होता है। तो कोई दिक्कत, 2 महिलाओं को करता है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, है ना, याद रखना है फ्रेंड्स ये। अगला देखिए, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, सॉरी विधानसभा नहीं, विधानमंडल का, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ गए, तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को लगने लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है उसी प्रकार, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है उसकी बात करना है यहाँ पे। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब जारी करता है। राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्कालीन कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। उसे वही स्थान प्राप्त है, जो अध्यादेश होगा उसको वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अध्यादेश को होता है। जैसे विधानमंडल में जो अध्यादेश पारित हो जाता है उसको वही स्थान, वैसे ही स्थान उसको भी है ना। समझ गया, बहुत आसान है। जब अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अध्यादेश पारित करने की विधानमंडल की अवधि कितनी है, तो 6 हफ्ता, याद रखो, ये पूछा जा सकता है। विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता, मान लो विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसको अपनी स्वीकृति नहीं देता, तो अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अध्यादेश की वैधता, वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा पैराग्राफ है, यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू के रूप में याद करना है, याद रखना है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213, है ना, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को, है ना, और राष्ट्रपति को कितना है, अनुच्छेद 223 के तहत है। कब जारी करता है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ऐसा लगने लगे कि इसकी आवश्यकता है कार्यवाही की, तो वो करता है। तो इसको समझ लो, वैधता कितनी है, 6 महीना, इतना याद रखना है। अब आगे वाला फैक्ट डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त की बात हो रही है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। धन विधेयक को नहीं भेज सकता, धन विधेयक के अतिरिक्त की बात हो रही है ना, क्योंकि धन विधेयक को तो के अतिरिक्त की बात हो रही है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल उसे दोबारा पारित कर दे। जैसे उसने भेज दिया पुनर्विचार के लिए, फिर विधानमंडल इसे दोबारा पारित कर जाने पर वह अपनी सहमति दे देता है। जब दोबारा पारित होकर उसके पास आएगा राज्यपाल के पास, तो उसको अपनी सहमति देना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार है। तो समझ लो, ये बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो दूसरी बार आ रहा है, इसका मतलब सही होगा वो, तो दूसरी बार में दोबारा उसको पारित किए जाने के लिए वहां अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, यानी देना ही पड़ेगा। यहां तक समझ में आया। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल पर लौटा दे, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा दे, तो ऐसे लौटाए जाने वाले विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा। 6 महीने के अंदर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा। यदि उस पुनः पारित कर दे, यदि उसे पुनः पारित कर दे, 6 महीने के बाद विचार किया और यदि उसे पुनः पारित कर दे, तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति को राज्यपाल पुनः प्रस्तुत करेगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमानित देन अनिवार्य नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति को ऐसी पावर दी गई है कि नहीं कि तुमको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अनुमानित देन नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला फैक्टर भी आपको यहाँ समझना पड़ेगा। धन विधेयक के अतिरिक्त की बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि धन विधेयक विधानसभा में सर्वप्रथम पेश किया जाता है और राज्यपाल उसको स्वीकृति देता ही देता है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए, है ना। और यह राष्ट्रपति से रिलेटेड जो बात है उसको भी समझ लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो बात कही दोस्तों हमने यहाँ पे अनुच्छेद 201 के प्रावधानों के तहत कहा गया है। अगला देखते हैं, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे
अनुमति प्रदान कर दे। वो विधेयक प्रभावी कब होगा? जब राष्ट्रपति उसे अनुमति या सिग्नेचर प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता हो। अल्पीकरण का मतलब हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो। यदि उस विधेयक विधि बन जाए, यदि वो विधेयक विधि बन जाए तो उच्च न्यायालय की सांविधिक स्थितियों को खतरा है, क्योंकि ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं करेगा जिससे हाईकोर्ट की पावर को कम करता हो और हाईकोर्ट की शक्तियों को खतरा हो। ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं करेगा। ये बात कही गई है, बहुत आसान है, समझ लो आप बात, है ना। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, बोला है यहाँ पे। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावित होगा जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य होगा। राज्यपाल को विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य होगा जब उनको ऐसा लगने लगे कि हाईकोर्ट की शक्तियों का कम कर रहा है, या ऐसा विधेयक बना रहे जिसमें हाईकोर्ट की शक्तियों कम हो रही है या उच्च न्यायालय की सांविधिक स्थिति को खतरा है, तब। तो समझ में आ गया दोस्तों यहां तक विधायी अधिकार क्या कहते समझ में आया। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे वित्तीय अधिकार क्या है। देखिए अब वित्तीय अधिकार डिस्कस करेंगे। वित्त से संबंधित क्या क्या अधिकार राज्यपाल को सौंपे गए हैं। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष हर साल आता है, तो वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और जो बजट होता है, वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और जो बजट होता है वो वित्त मंत्री पेश करता है, प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये समझ में आ गया, बहुत आसान है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है बजट। आगे बात करते हैं, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, ऐसे पेश नहीं किया जा सकता। और जो मनी बिल होता है, धन विधेयक, केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा में, और अगर उसमें बात करें केंद्र की बात करें तो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है सर्वप्रथम। वैसे ही धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। डायरेक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे हम अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं और क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना, संस्तुति का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे संस्तुति का मतलब वही है एक प्रकार का अनुमति। तो राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। यानी कि राज्यपाल की मर्जी से या राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी अनुदान को विधानमंडल के सम्मुख यानी सामने नहीं रखा जा सकता। याद रखना है ये। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, राज्य में भी संचित निधि होती है, मैंने बताया था। तो ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब वह राज्यपाल इसकी संस्तुति ना करे, यानी राज्यपाल इसकी अनुमति या सिफारिश या प्रशंसा या अनुमति ना दे, जब तक नहीं निकाला जा सकता। ये बताया गया इस फैक्ट में, कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि जो होती है वहां से खर्च निकालना चाहता है तो विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल नहीं कहेगा कि निकाल लो। समझ में आ गया, राज्यपाल के कहने पर ही होगा। एक नोट लिख रखा है, उसको देखिए। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों की बात हो रही, टैक्स और शुल्कों के निर्धारण से सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है।
तो यहां बताया गया है, हमने पढ़े थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन में, है ना। तो यहां राज्य वित्त आयोग जो होगा और राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारित सिद्धांतों को विषय की संस्तुति भी करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद रखना है। तो समझ में आ गया, ये वित्तीय अधिकार दिए हुए थे कुछ। अब बात करेंगे अब हम बात करने वाले न्यायिक अधिकार की। तो क्या क्या न्यायिक अधिकार उनको दिए गए हैं? तो देखो, सबसे पहले राज्यपाल किसी दंड को क्षमा का मतलब माफी। राज्यपाल जो है किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए बढ़ाना या थोड़े समय के लिए बढ़ाना या थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना, आगे बढ़ा देना, है ना। तो ये होता है प्रतिलंबन का मतलब। विराम का मतलब होता है स्टॉप, यानी रोक देना। या परिहार का मतलब है एक प्रकार से छोड़ना। परिहार का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ना, छोड़ कर सकेगा। यह किसी दंडादेश की निलंबन का मतलब होता है टाल देना, निलंबन। परिहार का मतलब मैंने बताया अभी, छोड़ना। परिहार का मतलब छोड़ना। या लघुकरण का मतलब होता है संक्षिप्त करना या फिर बड़ा करना, नहीं छोटा करना होता है, सॉरी, छोटा, लघु यानी छोटा करना होता है, छोटाकरण कर सकता है। तो राज्यपाल को ऐसी शक्ति दी गई है अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल के पास एक ऐसी शक्ति है जो राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है, उसको छोड़वा सकता है, उसको टाल सकता है, हटा सकता है, उसका छोटा कर सकता है सदा को, है ना। तो ये सब प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 161 के तहत। ऐसा व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसे विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होता है। तो जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान, माफ करने की एक शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन याद रखिए, ये सब चीज तो माफ कर सकता है, लेकिन मौत की सजा यानी कि जो मृत्यु दंड है उसको माफ नहीं कर सकता। ये बात याद रखना है बस, है ना। देखो नोट लिखा है यहां पे, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है ना, अनुच्छेद 72 के तहत। तो राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंड देश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड देश के मामले में ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इसका मतलब सब शक्ति तो दी गई है, लेकिन मृत्यु दंड को रोकने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी जो कोर्ट मार्शल होते हैं के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति दी गई है, लेकिन ऐसा राज्यपाल को नहीं किया गया है। तो राज्यपाल जो है सेना की शक्ति, जो सेना मार्शल कोर्ट होते हैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है दंड को कम करने की, लेकिन राज्यपाल को नहीं। तो राज्यपाल को दो नहीं है, एक मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता और सेना का जो कोर्ट होता है वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वहां पे कोई उसको माफी नहीं दे सकता। तो समझ में आ गया दो चीज में, बाकी राष्ट्रपति के दोनों पावर है। तो ये न्यायिक शक्ति भी समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम आपात शक्ति की। देखो आपात शक्ति के बारे में, तो जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि यानी राज्यपाल को ऐसा लगने लगता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हो, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत यह कर सकता है कि राष्ट्रपति उस राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर लेता है, इसे ही सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर लगता है।
ये याद रखिए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में लिख रखा है। तो समझ में आ गया। तो कैसे क्या लगता है, अनुच्छेद 352 आपात शक्तियां राज्यपाल को दी गई है कि उसको ऐसा लगने लगे कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो फौरन राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब बात करेंगे हम आगे। ये अनुच्छेद याद रखना है दोस्तों, कौन लगाता है, राज्यपाल लगाता है, ये सब याद रखना है, यहां से पूछा जा सकता है। राज्यपाल की स्थिति, तो राज्यपाल की क्या स्थिति है उसके बारे में समझ लेते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, राज्यपाल की स्थिति डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल की क्या स्थिति है, तो देखिए, यदि हमें राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारियों पर दृष्टिपात का मतलब होता है सरसरी नजर से देखना, यानी अगर हम गहराई से देखें राज्यपाल को, दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। यानी वास्तविकता क्या है, इससे भिन्न है। हमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। हमने संसदीय शासन प्रणाली हमने पढ़े थे, ब्रिटेन से लिया गया है, लोकसभा राज्यसभा वाला। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, अथवा वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद को प्राप्त होती है, ना कि राज्यपाल को, अथवा यानी जिसमें वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद को प्राप्त होती है, ना कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल एक संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये समझ में आ गया राज्यपाल की क्या स्थिति है तो वो बहुत बड़ा अधिकारी, लेकिन देखने में ये लगता है कि ये तो मंत्री परिषद के प्रति है ना, मंत्री परिषद के प्रति। तो यहां से एक बात याद रखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, तो देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी में बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। नाइटहुड यानी नाइटेंगल ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी सरोजिनी नायडू को। तो सरोजिनी नायडू ने अपनी पुस्तक में कहा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में रहने वाले चिड़िया के समान है। राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में रहने वाला तोता या चिड़िया के समान है। यानी उसके राज्यपाल को पावर दी गई है, सुविधा दी गई है, सब चीज दी गई है, लेकिन राज्यपाल की स्थिति कैसी है कि सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका था पूछा जा सकता है। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया के समान कहा था भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने, उत्तर प्रदेश में बनी थी। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, किताब में ऐसा कहा है राज्यपाल के बारे में। ये कथन डायरेक्ट पूछा जाता है, समझ में आ गया। राज्यपाल को सोने में यानी सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया के समान बताया है, कहा है राज्यपाल को सरोजिनी नायडू ने। किसका कथन है करके पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा वाला लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने राज्य की कार्यपालिका शक्ति डिस्कस किए, राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य को डिस्कस किए। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं विधान परिषद डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और विधानसभा सब डिस्कस करने वाला हूं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।